हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स टॉक जोन। आज का जो लेक्चर हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनने जा रहा है वो टोटली बेस कर रहा है क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के दो टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है 2.4 दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड 2.5 दैट इज ग्राफ, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है, यानी कि वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। व्हाट मीन बाय क्वांटिटीज? देखिए, हमारी डेली लाइफ में दो किस्म की चीज़ें हमें पाई जाती हैं। एक होती है क्वांटिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की मिकदार, क्वांटिटी कितनी है। दूसरी होती है क्वालिटी, कि चीज़ का मयार कैसा है। मान लें कि अगर हम लोग दुकान पे जा रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ खरीद रही हूँ, और वो चीज़ मान लें कि हम लोगों ने क्या खरीदे, राइस खरीदे। अब राइस की मैं अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मुझे 3 किलोग्राम या 3 kg आप राइस दे दें, चावल दे दें। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, राइस की क्वालिटी के बारे में, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे क्या राइस अच्छे तरीके से पक रहे हैं, क्या उनका कलर अच्छा है, क्या वो दिखने में कैसे हैं, क्या वो लंबे हैं, क्या वो छोटे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे पास क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्वांटिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि हमें चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए, हमें चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हमें कितनी चीज़ की नीड है, हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मैं बगैर ये बताए कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैं अगर चावल ख़रीदने जाती हूँ तो मुझे चावल कैसे मिलेंगे अगर मैं ये बताऊँगी ही नहीं कि मुझे कितनी मिकदार में चाहिए। तो क्वांटिटी इस लिहाज से क्या हो जाती है, हमारे पास जो है ना वो लाजिम हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो क्वांटिटीज़ है ना, इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास क्या, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़। देन आ जाता है क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम लोग बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहा जाता है, देखिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इस दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग आसानी से विद द हेल्प ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट मैयर कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मैयरेबल होती हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको विद द हेल्प ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, किसके ज़रिए, किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, किसी एक स्पेसिफिक आले के ज़रिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाएगा, इन क्वांटिटीज़ को कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक डेस्क पड़ा हुआ है, मान लें ये एक डेस्क पड़ा हुआ है। मैं ये कहूँ कि आप मुझे यहाँ पर इस डेस्क की लेंथ बताएं। लेंथ क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं आसानी से क्या कर सकती हूँ, मैयर कर सकती हूँ। किसके साथ मैयर कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल मैयर किया जा सकता है। इसको किसी एक हम लोग ये कह सकते हैं कि रूलर के साथ मैयर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसकी, मैंने मान लें कि मैंने इसकी लेंथ मैयर की, मैंने आपको बता दिया इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर क्या है इसकी लेंथ है। सही है, तो ये क्या हुई, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोगों ने आसानी से मैयर कर लिया। किसके जरिए मैयर कर लिया, किसी स्केल के जरिए मैयर कर लिया। और यहाँ पर ये जो स्केल है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। सही है, सेम एज इट इज़ हम लोग इसका, अगर मैं आपसे कहूँ कि मास कैलकुलेट करके बताएं, मुझे ये बताएं कि इसका वज़न कितना है, इसका वेट कितना है, तो आप वो भी आसानी से मैयर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक तराजू लेंगे, डेस्क को यहाँ पर रखेंगे, इसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ यहाँ पर रखेंगे, मुझे इसका मास मैयर करके, मान लें आपने बता दिया कि इसका मास कितना है, 4 kg इसका मास है। तो ये जो मास हो गया, लेंथ हो गया, इसी तरह से टाइम हो गया। टाइम, मैं आपसे टाइम पूछ लेती हूँ, आप क्या करेंगे, आप घड़ी पे देखेंगे,
आप कहेंगे कि टाइम हुआ है 3 o'clock, आपने मुझे टाइम बता दिया। तो ये जो टाइम है, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, इसी तरह से टेम्परेचर को हम लोग किसके साथ मेजर किया जा सकता है? टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं थर्मोमीटर के साथ, हम लोग हर चीज़ बता सकते हैं। तो ये जो इस किस्म की क्वांटिटीज़ इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। किसके ज़रिए? किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। लेंथ मेजर करनी है, आप स्केल का इस्तेमाल करें। आपको मास मेजर करना है, आप किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ वेट बैलेंसेस होते हैं, आप उसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर करना है, आप क्लॉक के ज़रिए मेजर करें। टेम्परेचर को मेजर करना है, आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके कंट्रास्ट जो दूसरी किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, जिन्हें मैंने नाम दिया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट पाया ही नहीं जाता। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करके दिखाए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एग्जाम्पल दें, हमें एग्जाम्पल दें कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिनको मैं मेजर नहीं कर सकती। लें एग्जाम्पल लें आप, जैसे अगर एक शख्स है यहाँ पर, वो खड़ा होकर बहुत ज़्यादा हंस रहा है, ठीक है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये कितना हंस रहा है, इसकी क्वांटिटी बताएं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 3 kg हंस रहा है, ये 4 kg हंस रहा है, ये 3 मीटर हंस रहा है? आप ऐसा नहीं कह सकते। 3 डिग्री सेंटीग्रेड हंस रहा है, क्यों? आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्योंकि इस दुनिया में कभी भी हंसने को कैलकुलेट करने वाली कोई एक ऐसी मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद ही नहीं है। आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक लाफिंग, ये जो प्रॉपर्टी है एक बंदे की, ये जो क्वालिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद ही नहीं है। एक और एग्जांपल ले लें कि अगर यही शख्स जो है वो बैठा क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, या बहुत ज़्यादा सो रहा है, मतलब इस 24 घंटे इसका काम क्या है? खाली स्लीपिंग करना। तो ये जो सारी की सारी हंसना, रोना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, या बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ के बारे में परवाह होना, हमारी जो फीलिंग्स है ना, ये सारी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए इस दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं है। आप इन क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। सही है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है इनकी दो टाइप्स आ गई, एक है फिजिकल क्वांटिटीज़, एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो आगे उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, इनको डिवाइड किया गया है दो हिस्सों के अंदर। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये जो ये डिसाइड करना कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये किस बेस के ऊपर किया गया है? डायरेक्शन के ऊपर, बेस के ऊपर किया गया है। यानी कि ये वाली जो मैंने आपको डिवीजन बताई है ना, ये किस चीज़ की बेस के ऊपर बताई गई है? डायरेक्शन की बेस के ऊपर। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और डिवीजन बताती हूँ जो किसी और चीज़ की बुनियाद के ऊपर की गई है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया गया है? किसी और चीज़ की बुनियाद के ऊपर भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये किस बुनियाद के ऊपर हमारे पास डिवीजन की गई है? ये इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर की गई है कि क्या ये क्वांटिटीज़ खुद से बनी है, शुरू से इनकी बुनियाद किसी और चीज़ के ऊपर कर रही है, या ये एक जड़ से ही खुद से बने हुई हैं इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर। इनमें आ जाती हैं हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज़। लेंथ आ जाता है, टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, मास आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, साथ ही साथ लेमिनियस इंटेंसिटी आ जाती है, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। ये वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो खुद से बनी हुई हैं।
यानी कि इनका कोई भी, जैसे होता है ना कोई एक चीज़ बहुत सारी दूसरी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर वेलोसिटी की एग्जांपल दूँ, वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। ये किससे मिलकर बनती है? ये बनती है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से एक्सेलरेशन की एग्जांपल लें तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम की एग्जांपल लें तो ये क्या होता है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या है कि हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, मास एंड एक्सेलरेशन, वो क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन की वजह से बन रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जैसे कि लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी। ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं, इनसे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। जैसे मास और सॉरी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ एंड टाइम है, इससे मिलकर वेलोसिटी बनी हुई है, ठीक है। और ठीक है, तो जैसे मास और एक्सेलरेशन, इसके अंदर ये जो एक्सेलरेशन पाई जा रही है ये भी तो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो फोर्स इस वजह से भी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। ये आपको डिवीजन समझ आ गई उम्मीद है। आप ये ना बेसिकली पिछले चैप्टर का हिस्सा है जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप आसानी से ये वाला पढ़ सकें, क्योंकि पिछले चैप्टर में जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। वो चैप्टर हमारे लिए इतना लाजिम नहीं है जितना ये वाला चैप्टर है। लेकिन ये जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी उस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन में ही, वो मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके यूनिट्स में आपको अगर बता दूं, ये क्वांटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपका बेसिक चल रहा है ना, यानी यहीं से आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर को हम लोग सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो ऐसे यूनिट है वो केल्विन है। मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैंडेला में से कोई सॉरी कैंडेला में नहीं, मोल में मेजर किया जाता है। लेमिनेस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी, इसे कैंडेला में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है। ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़ की इस डिवीजन के ऊपर। अब यहाँ से हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो डिवीजन है ये बेस करिए डायरेक्शन के ऊपर। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग आसानी से बगैर डायरेक्शन के मुकम्मल तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बता सकते हैं, मुकम्मल तौर पर उन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नंबर की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जहाँ पर हमें इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए नंबर की, यूनिट की, यानी कि एसआई यूनिट के, ठीक है, आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, एसआई यूनिट की, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। बगैर डायरेक्शन के, अगर आप डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे ना, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ मुकम्मल तौर पर आप ये कहें कि वो अपनी क्वालिटी में पूरी है ही नहीं। मान लें यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ मास की। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप इस ऑब्जेक्ट का मुझे मास कैलकुलेट करके बताएं। आपने मास कैलकुलेट कर लिया, अब सिंपल आकर मुझे क्या कह रहे हैं, इसका मास है 4। अब मुझे क्या पता कि इसका मास 4, अब 4 आपने यहाँ पर अगर मुझे 4 बताया ना, आपने जस्ट एक चीज़ को फुलफिल किया है, आपने मुझे नंबर बता दिया। आपने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास है 4। मुझे क्या पता कि इस ऑब्जेक्ट का मास 4 ग्राम है, 4 किलोग्राम है, 4 मिलीग्राम है, 4 4 नैनोग्राम है, या 4 पिकोग्राम है। ये जो नैनो पिको है ना, ये भी पिछला जो चैप्टर है ना उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, वो आपने वो भी याद करने हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी एक मरतबा। तो मुझे क्या पता कि अब ये 4 ग्राम है, 4 किलोग्राम है, 4 मिलीग्राम है, 4 नैनोग्राम है, 4 पिकोग्राम, मुझे क्या पता जब तक आप मुझे एक स्पेसिफिक एसआई यूनिट नहीं इसके साथ दे देते, ठीक है।
मान लें यहाँ पे तो मेरे अंदर थोड़ी अक्ल थी, मैंने ग्राम की बात कर ली। कोई और शख्स होता, वो क्या कहता, जिसे पता ही नहीं है कि मास को किस में मेजर करना है, वो कहता क्या ये 4 मीटर है, क्या ये 4 केल्विन है, क्या ये 4 सेकेंड मास है इसका, क्या ये 4 मोल मास है इसका, उसको नहीं पता। तो आपने अगर इसका मास बताया है ना, तो आपको 4 नंबर के साथ साथ यूनिट को भी बताना लाजिम है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके साथ डायरेक्शन की बात नहीं की, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। मास को आप बगैर डायरेक्शन के बता दें, आप ये कहेंगे कि इस मार्कल का मास है 4 किलोग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में, आप ये कहेंगे नहीं भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों कहेंगे ऐसा, आप नहीं कहेंगे। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, इनको आप बगैर डायरेक्शन के नहीं बता सकते। किस तरह से नहीं बता सकते? मान लें मैं आपसे कहती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएं। मान लें मैंने आपके लिए कहानी ख़त्म की, मैंने कहा 4 न्यूटन की आप फोर्स लगा दें। मैंने आपको नंबर बता दिया, ठीक है, अमाउंट बता दिए। नंबर बेसिकली क्या होता है? अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है चीज़ की, कि कितनी चीज़ चाहिए, कितनी मिकदार चाहिए ना। मान लें मैंने आपको बता दिया कि 4 न्यूटन इसको ना फोर्स लगानी है। अब यहाँ पर बंदा खड़ा होकर मुझसे पूछे कि किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊं, क्या मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊं, क्या मैं राइट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊं, क्या मैं लेफ़्ट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊं, क्या मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाऊं। जब मैंने उसे बताया ही नहीं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पर कहना चाहिए था कि आप 4 न्यूटन की फोर्स लगाएं लेफ्ट डायरेक्शन में। वो बंदा आता आसानी से बगैर सोचे समझे यहाँ पर 4 न्यूटन की खड़े होकर फोर्स लगा के भाग जाता, उसको कितनी सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन जब मैंने बात ही नामुकम्मल की तो मेरी वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अनस्पेसिफिक है, मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करना क्या है? लाजिम है। तो हमें क्या समझ आई? स्केलर क्वांटिटीज़ डायरेक्शन हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज़ इन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन है तो ये मुकम्मल है, डायरेक्शन नहीं है तो ये मुकम्मल नहीं है। अदरवाइज़ जो हमारे पास नंबर है, ऐसा यूनिट है, ये तो सबके साथ ही अटैच है, ये तो सबके साथ ही लोग लगा रहे होते हैं। सही है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। आपके वो इसके अंदर और सारी एग्जांपल भी मिल जाती हैं फोर्स के साथ साथ। यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम की एग्जांपल आ जाती है, वेलोसिटी की एग्जांपल आ जाती है, एक्सेलरेशन की एग्जांपल आ जाती है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र। एक्सेलरेशन की एग्जांपल आ जाती है, और भी बहुत सारी ग्रेविटी की, और नहायत आप जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस में मूव करेंगे आप हर एक एक क्वांटिटी मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, आप फोर्स को इन डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे डायनेमिक वाले चैप्टर में। आप हर चीज़ को, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा उनको डायरेक्शन की सख्त ज़रूरत है, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अदरवाइज़ जो नंबर और ऐसे यूनिट है वो तो दोनों के साथ ही लग रहे हैं। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लाइक मास है, टाइम है। कभी आपने कहा है कि टाइम 4 बज रहे ऊपर की डायरेक्शन में? नहीं भाई, नहीं कहते हम लोग, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ है इसे। इसी तरह से लेंथ है, आप ये कह रहे होते हैं कि लेंथ 4 मीटर इसकी लेंथ है इस डायरेक्शन में, नहीं, लेंथ को भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, लेंथ इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की फिर वो बात आ जाती है। डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की होती है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। टेम्परेचर को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर को डायरेक्शन की ज़रूरत है, नहीं है टेम्परेचर को डायरेक्शन की ज़रूरत, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बातें और हैं, लेकिन वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। बता देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट के पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन इसे फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। स्केलर भी नहीं, टेंसर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ डायरेक्शन होने के बावजूद इसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। अब जब आगे क्लासेस में मूव करेंगे आपको इसकी वजह पता चल जाएगी, क्योंकि अब इस वक्त मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपने बस जितना से मैंने आपको बताया, आपने इसके डेफिनेशंस को, आपने इसकी एग्जांपल्स को, हर चीज़ को नोट डाउन करना है, कोई चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट ईयर में जब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के पूरे चैप्टर को पढ़ें ना, तब आपको सारा पता हो, कि बेसिक आपकी ज़ीरो से बिल्कुल क्लियर हो। अब इसका एक और टॉपिक है, वो आ जाते हैं उसके ऊपर।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का एक और छोटा सा टॉपिक रहता है। उस छोटे से टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, ये जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, सॉरी यहाँ पर सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ आएगा, हटा ही देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होती है। अब फिज़िक्स के अंदर डायरेक्शन को जस्ट मुंह से नहीं बताया जाता। ये नहीं कहा जाता कि डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिज़िक्स के अंदर क्या किया जाता है, डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन ग्राफ्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए। स्पेस में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, बताया जाता है कि डायरेक्शन कैसे है। देखिए, आपको ना ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा लाजिम है कि ना हमारे पास जो हमारी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है ना, वो या तो क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है, या तो क्या होती है, टू डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल का क्या मतलब कि ना एक ही, जैसे मैं आपको वन डायमेंशनल का अगर यहाँ पर मतलब बताऊँ ना, तो वन डायमेंशनल का मतलब है जैसे एक ही लाइन, अगर आप एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है तो ये वन डायमेंशनल है, जो जस्ट एक ही डायमेंशन पर एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज़ होती है टू डायमेंशनल, यानी कि जो दो डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे अगर आप एक कॉपी का पेज ले लें, एक छोटा सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ एक छोटे से पेज की, लाइक ये वाला पेज ले लें आप, ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल है, इसकी दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन इसकी ये है, एक डायमेंशन इसकी ये है। ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थ्री डायमेंशनल होती हैं, यानी कि तीन डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब तीन डायमेंशंस में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ मैं आपको कोई दिखाऊं, मान लें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, तीन डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह से, एक डायमेंशन इसकी ये वाली हो गई, ऊपर वाली, ठीक है, एक डायमेंशन इसकी ये वाली हो गई, सही है, और एक डायमेंशन इसकी ये वाली हो गई। ये डायमेंशन इसकी लेंथ को बता रही है, ये डायमेंशन इसकी इस वाली जगह को बता रही है, और ये वाली डायमेंशन क्या कर रही है, इसके इस किनारे को जाहिर कर रही है। कौन से किनारे को जाहिर कर रही है, इस किनारे को। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, वन डायमेंशनल होती हैं, कुछ होती हैं जो थ्री डायमेंशनल होती हैं, कुछ होती हैं टू डायमेंशनल होती हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए जाहिर कर रहे होते हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक, आपने ये चीज़ मैथ में भी पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस लिया जाता है, वाई एक्सिस लिया जाता है। जो चीज़ें पैरेलल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनको ऐसे शो किया जाता है। जो चीज़ें वर्टिकल होती हैं उनको ऐसे शो किया जाता है। और हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें अंदर की तरफ ऐसे घुसी हुई होती हैं या बाहर की तरफ निकली होती हैं, उनको ऐसे जेड एक्सिस के ज़रिए शो किया जाता है, ठीक है। अब ग्राफ को इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या किया जाता है, सॉरी वेक्टर्स को इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हमारे पास क्या किया जाता है कि अगर डायरेक्शन बतानी है ना, मैंने ये बताना है कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगाएं, इस डायरेक्शन में लगाएं, तो ये जो वेक्टर है ना, ये इसको क्या किया जाता है, वेक्टर को हमेशा एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो जो एरो है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एरो हेडेड। और ये जो एरो का हेड है, ये क्या कर रहा होता है, ये बता रहा होता है डायरेक्शन को। इसकी जो लेंथ है ना, वो बता रही होती है हमारे पास किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। मान लें वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, ये वो ना सारा कुछ। तो अगर हम लोगों ने वेक्टर को अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है ना ग्राफ में, तो हम इसके ओरिजिन को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखकर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लें अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन में लगानी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन में लगानी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन। ये बिल्कुल इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब लेक्चर यहाँ पर फिर से कल की तरह लंबा हो रहा है और हमें एंड करना चाहिए यहाँ पे। बाकी जो हमारे पास अभी कितने टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के,
एक तो ग्राफ रह गए, सॉरी, एक रह गए हैं ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड साथ में एक चीज़ रह गई है, क्या रह गया, ग्रेविटी वाला टॉपिक। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद थी आज मुझे कि ग्राफ कवर हो जाएंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक खासा लंबा हो गया, इसकी लेंथ इस लेक्चर की। सो हम लोग ग्राफ क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। होप कि आपको अच्छा समझ आया होगा।